बात थोड़ी गंभीर है और इसे गंभीरता से ही लेंगे क्योंकि एक बार फिर से चेतावनी आई है तीसरी लहर की। जी हाँ, जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है या डिजास्टर मैनेजमेंट संस्थान है, इंस्टीट्यूट है NIMD, उसने इस बार ये चेतावनी दी है। बाकायदा प्रधानमंत्री को मिलकर रिपोर्ट सौंपी गई है कि तीसरी लहर की आशंका प्रबल है। अक्टूबर में इसका पीक हो सकता है, 5 लाख से ज्यादा केसेस प्रतिदिन आ सकते हैं और जो सबसे बड़ी बात है, बच्चों का इस पर काफी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों के लिए जो भी ICU वार्ड्स हैं, ऑक्सीजन है, कंसंट्रेटर्स हैं, उन सब का इंतजाम पहले से किया जाए, डॉक्टरों की टीम को तैयार रखा जाए और अगर ये तीसरी लहर आती है तो करीब 2 से 3 महीने तक ही अपना कहर ढाएगी और सबसे ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बनाएगी। VK पॉल साहब जो कि योजना आयोग के सदस्य हैं, माफ कीजिए, जो कि नीति यहाँ पर आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमें 2 लाख बेड्स को जो है तैयार रखना चाहिए ताकि अगर इस तरह की कोई भी चीज हो तो उसका मुकाबला हम कर सकें। तो नीति आयोग के सदस्य ये कह रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट संस्थान ये कह रहा है, तो ये बात वाकई गंभीर हो सकती है। तो आज इसी पे चर्चा, क्योंकि इस समय देश में केसेस ऐसे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, उनका आंकड़ा एक जगह टिका है, ऊपर नीचे जाता है और लोगों का जो व्यवहार है वो इस तरह का हो गया है कि हम एक बार फिर कोरोना से बाहर है। लेकिन क्या ये तूफान के पहले की शांति है? इसी पे चर्चा आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं डॉक्टर भगवान मंत्री, जो कि कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं मूलचंद हॉस्पिटल से, साथ ही डॉक्टर SS यादव जो कि सीनियर कंसल्टेंट है कार्डियोलॉजी और क्रिटिकल केयर जयपुर हेल्थ एंड जनरल हॉस्पिटल से, और समीर भाटी हैं जो कि डायरेक्टर है स्टार इमेजिंग पैथ लैब के, साथ ही सदस्य हैं सरकार की वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मंत्री, आपसे हम शुरुआत करते हैं। इस रिपोर्ट को मुझे लगता है पूरे पैनल ने ही पढ़ा होगा, कितनी गंभीर लग रही है ये बातचीत आपको जो प्रधानमंत्री को आज सब बताया गया है? देखिए सर, हाँ नहीं, देखिए सर, जहां तक हम कोरोना की लहर की बात करें तो हमने पहली लहर देखी। पहली लहर के समय हमें यह नहीं पता था कि क्या होने वाला है, दूसरी लहर आएगी नहीं आएगी, लेकिन दूसरी लहर का परिणाम हम सबने देखा है। एवरीबॉडी हैव सीन हाउ डेंजरस इट वाज। और अब हम बात करें तीसरी लहर की, तो मैं उससे पहले यह बता देना चाहता हूं कि अगर हम इंडिया की बात करें और दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो लाइक US, UK, वहां पे ऑलरेडी केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। जहां पे वहां पे अगर हम बात करें US की, जो मिनिमम लेवल 10,000 20,000 के केस पे पहुंच चुका था, अभी वहां 1.52 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं। ऑब्वियसली द मोर्टेलिटी इज नॉट दैट हाई, लेकिन हमको यह भी समझनी होगी इसी समय पे, यह चीज समझना और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि US में, UK में, डेवलप्ड कंट्रीज में जो वैक्सीनेशन है वो 80%, 90% और किसी किसी कंट्रीज में 110, 120% भी हो चुका है। लेकिन इंडिया उस स्थिति में नहीं है। यहाँ पे 20-30% वैक्सीनेशन हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें हम बात करें तो 12 to 18 ईयर्स तक अभी वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हुआ है। हमारी कंट्री का वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है और जहां पे 100%, 80% वैक्सीनेशन हो गए हैं, वहां पे भी अगर केसेस बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली तीसरी लहर का आना लगभग तय है। मोर्टेलिटी कैसे होगा यह हमको देखना होगा। जी, तो आप भी मान रहे हैं सर कि ये जो आई है चेतावनी NDMC की तरफ से, तो ये चेतावनी में दम है? मैं और बातचीत करता हूं, डॉक्टर यादव के पास जाता हूं। डॉक्टर यादव, इस चेतावनी में जो सबसे चिंताजनक बात है वो ये कि बच्चों पर इसका असर होगा। ये थोड़ा एक विवादास्पद टॉपिक रहा है, जहां पर कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि नहीं, T सेल रिसेप्टर बच्चों में उस तरीके से डेवलप नहीं होते हैं तो उन पे हम इम्पैक्ट कम देखेंगे। लेकिन ये जो चेतावनी है, ये जो रिपोर्ट एक बार फिर से उसी तरफ इशारा कर रही कि अगर तीसरी लहर आती है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो होगा वो युवा पॉपुलेशन पे होगा, उसमें भी मेजॉरिटी जो बच्चे हैं। सर नमस्कार। जैसा डॉक्टर मंत्री ने कहा कि इसको हमें बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए और तीसरी लहर से हमें बिल्कुल युद्ध स्तर पर लड़ना होगा, अन्यथा जो सेकंड वेव में जितना खामियाजा हमें भुगतना पड़ा उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक परिणाम भुगतने होंगे थर्ड वेव के बाद। बच्चों में सर इसका मेनली जो रीजन है कि बच्चों में ज्यादा होगा, उसका एक वजह तो ये है कि अडल्ट में मोस्ट ऑफ मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, अडल्ट और एल्डरली पीपल में, और कहीं ना कहीं जो अफेक्ट हुए थे, जो ठीक हो गए, उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। लेकिन बच्चों में हमने अभी तक ऐसा कोई प्रिकॉशन हम अभी तक एबल नहीं हो पाए लेने में कि कोई वैक्सीनेशन हो पाया या अदर कोई थेरेपी उनको दे पाया हो जिससे कि कोई प्रोफिलैक्टिक बचाव हम कर सके। तो बच्चों में डेफिनेटली अब ये होने का ज्यादा असर होगा और इसके लिए समुचित संसाधन भी हम नहीं जुटा पाए हैं। जो
सफिशिएंट पीडियाट्रिक्स की हमारे पास व्यवस्था नहीं है, अभी ऑक्सीजन के समुचित संसाधन नहीं है, बेड्स की व्यवस्था नहीं है, और जैसे पिछली सेकेंड वेव में भी मैक्सिमम 1.5 लाख आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ी थी, बट वो 1.5 लाख बेड भी पूरी कंट्री में हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से कि हमें काफी मृत्यु दर का सामना करना पड़ा। राइट, तो यहां पर एक चेतावनी जरूर है, इस पे क्या इसके पहलू हो सकते हैं उसकी और थोड़ी बात करता हूं, लेकिन मैं आता हूं यहां पर समीर भाटी साहब के पास। भाटी साहब, अगर आज की हम बात देखें, आज की हम स्थिति देखें, तो यहां पर अभी जो केसेस निकल रहे हैं वो ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। मतलब वो आंकड़ा 30-40 भी नहीं गया अभी तक, वो 20-24 से लेके 36 के बीच या 38 के आसपास वो घूमता रहता है, यानी कि एक प्लेटू सा बना हुआ है लगातार। और यही रीजन है कि लोगों में भी एक लेथार्जी आ गई कि चलो ठीक है, व्यवहार में भी और सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो हम बातें करते हैं वो हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। टेस्टिंग का इसमें बड़ा रोल है, और बीच में हमने सुना भी था कि जो प्रोटोकॉल है कि भाई आप 70% से ज्यादा RT-PCR लगाइए, 30 या 20% मैक्सिमम हो गया तो आप लगा लीजिए एंटीबॉडी टेस्ट। लेकिन हमने ये रिपोर्ट्स भी देखी थी बीच बीच में कि राज्य सरकारों ने इसमें थोड़ा ढीला अख्तियार कर लिया, ज्यादा करके एंटीबॉडी टेस्ट लग ले, या कई जगह तो टेस्ट की संख्या बहुत कम हो गई। आपको क्या लगता है कि हम सही पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं इस समय देश में जो रिपोर्टिंग हो रही है, और उससे हमें लग रहा है कि सब ठीक है? देखिए, जिस तरह से आपने बात की कि वैक्सीनेशन तो एक हमारा हथियार है ही, पर प्राइमरी तौर पे शुरुआती दिनों से ही हमारा टेस्टिंग एक सबसे बड़ा हथियार रहा है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और